अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। पंजाब का जो सियासी बहरान है वो किस करवट बैठता है, उससे कते नज़र इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान को दरपेश है वो है मुआशी मसला। इस हफ्ते अगर हम देखें तो नवंबर 1998 के बाद पहली मरतबा सबसे ज्यादा जो डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कदर है वो कम हुई है। तकरीबन 18 रुपए जो रुपए की कदर है वो डॉलर के मुकाबले में कम हुई है। और जाहिर है कि जब इस तरीके से और इतनी तेजी से रुपए की कदर में कमी होगी तो उससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मईशत के लिए मसाइल दरपेश होंगे। आगे चल कर उस पर भी बात करेंगे। लेकिन शहबाज, ये जो टर्न अराउंड है या ये जो डिक्लाइन है, स्लाइड है, ये उसके बावजूद हो रहा है। पता है कि पिछले हफ्ते ही उससे पहले तो चलें हमें समझ आता है कि एक अनसर्टनिटी थी कि IMF के साथ मुआहदा होता है या नहीं होता। जब एक स्टाफ लेवल का अग्रीमेंट हो गया है उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग है यूजुअली कहते हैं कि फॉर्मेलिटी होती है। उसके बावजूद के वज़ीर खजाना हो, बाकी जो वज़रा हों, पैदर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, यकीन दहानी कराए हैं कि एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, येट मार्केट जो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। वजह क्या है? दो बड़े फैक्टर हैं कामरान। एक तो ये कि जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो कुछ आज पंजाब में हुआ लाहौर के अंदर, वो इस चीज़ की रिफ्लेक्शन है कि आप दुनिया को आप जो भी पैगाम देंगे उसको सीरियस नहीं लेंगी। इसी तरह जो भी आप सरमायाकारों को पैगाम देंगे वो उसको सीरियस नहीं लेंगे। आप जो भी IMF को पैगाम देंगे वो उसको सीरियस नहीं लेंगे, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर से जो पॉलिटिकल टर्माइल है वो अपनी बहुत ही एक एक्सट्रीम किस्म का है। दूसरा जो फैक्टर है जिसको गवर्नमेंट इतना हाईलाइट नहीं कर रही, लेकिन हम अपने स्टोरीज में और प्रोग्राम के जरिए भी हाईलाइट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर डॉलर की अब शॉर्टेज हो गई है। जो इंटरबैंक है, जो सप्लाई करती है डॉलर फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट्स और जो दूसरी जरूरियात होती हैं ट्रैवल रिलेटेड, ओपन मार्केट से भी आप डॉलर खरीदते हैं, वहां पे डॉलर जो है वो मिल नहीं रहा। तो जिसको जिस रेट के ऊपर डॉलर मिल रहा है वो उठा रहा है, उसकी वजह से उसकी जो प्राइस है वो बेतहाशा बढ़ रही है डॉलर की रुपए के मुकाबले में। अब यही वजह है कि देखिए 1998 में जब पाकिस्तान के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो उस वक्त जब हमने एटमी धमाके किए वो अर्सा आपको एक अनसर्टेनिटी का था। उस वक्त दोस्त ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे, उसके बावजूद भी तकरीबन। लेकिन ये बात मत भूलें, उस वक्त मुश्किल हालात इसलिए थे क्योंकि आप पर दुनिया ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई थी, तो वो इतना आसान मरल नहीं। कम से कम ऑन द फेस ऑफ इट अभी तो आपके ऊपर इस तरह की कोई सैंक्शंस नहीं है। वो बात ठीक है आपकी, मैं यही बात करने लगा था कि उसके बावजूद तकरीबन एक हफ्ते के अंदर, जो आज फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है कि नवंबर 1998 में तकरीबन 10% रुपए की कदर में कमी हुई थी। ये जो हफ्ता गुजरा है, जो आज खत्म हुआ है, 5 वर्किंग डेज के अंदर रुपए की कदर में 8.3%, ये तकरीबन 18 रुपए कमी हुई है। ये बहुत स्टीप फॉल है। अगर नाज़रीन आप ओवरऑल देखें, जब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तब से तकरीबन 44 रुपीज जो है वो डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी हुई है, तकरीबन 22 या 30% बनता है। और एक जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है वो ये है कि लग ऐसे रहा है कि हुक्मरानों को रियलाइजेशन नहीं है कि पाकिस्तान किस स्पीड से दिवालियाबंदी तरफ बढ़ रहा है। ऑल्दो आपको तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज हैं, हुकूमती जो वुज़रा है, वो ये कहते हुए सुनेंगे कि दिवालिया होने से बच गए, कोई कह रहे दिवालिया हो रहा है। जो एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो जब मीडिया से मुलाकात करते हैं वो ये बात कहते हैं कि अब दिवालिया का लफ्ज इस्तेमाल करना बंद कर दें। लेकिन हालात है वो बिल्कुल भी हुकूमत के लगता है इस वक्त काबू में नहीं आ रहे। कामरान, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 18 रुपए जो कमी हुई है, बड़े सीवियर इंप्लीकेशंस पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर आएंगे। और खास तौर पर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, आपको वो किस नजर से देख रहे हैं, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ना सिर्फ ये, बावजूद इसके कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हर किस्म की कदर लगाई हुई है, चंद अशिया की जो इंपोर्ट है उसके अलावा हर चीज को वो चेक कर रहे हैं, उसका HS कोड देख के कि क्या इसकी जरूरत है नहीं है, या पहले कोई स्टॉक्स हैं फिर वो उसकी अप्रूवल दे रहे हैं। उसके बावजूद जो गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, पिछला हफ्ता जो खत्म हुआ है उसके अंदर वो भी तकरीबन 390 मिलियन डॉलर की उसमें कमी हुई है। और उस कमी के बाद 9.3 अरब डॉलर के मेरे ख्याल में जो पहलू है, जो चीजें शायद अगर ये जो बाय इलेक्शन के नतायज सामने आए थे, शायद जो करंट आप ग्राउंड रियलिटी थी या जो इक्वेशन थी, वो कैलकुलेशंस थी, वो उसके अगेंस्ट गए हैं। क्योंकि जब बाय इलेक्शन के नतायज आए हैं और जाहिर है कि PTI को उसमें कामयाबी जब मिली है तो उसकी वजह से अब क्वेश्चन मार्क है कि क्या जो वफाकी गवर्नमेंट है जो अपना रिमेनिंग टर्म है वो पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में सवाल है। और उसमें आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि ये तो आप डिफरेंट फैक्टर्स आपने गिनवाए, जो गवर्नमेंट है उनका क्या नुक्ता नजर है? मसलन हमने देखा कि वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब कोशिश कर ये बताने की कि उसकी क्या वजूहात हैं, तो क्या जो शहबाज जिसका जिक्र कर रहे थे या बाकी जो इकोनॉमिस्ट समझते हैं जो वजूहात हैं जिसकी वजह से रुपया की कदर जो मुसलसल गिर रही है, क्या गवर्नमेंट का भी नुक्ता नजर ये है? तो मिफ्ता साहब का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये सुनते हैं। देखिए, डॉलर को हम कैप नहीं कर सकते, हम इंटरनेशनल कन्वेंशंस के अंदर हैं, WTO के भी और मोर इम्पोर्टेंटली IMF के। डॉलर की ट्रेडिंग हो रही है। मैंने आपसे जो शुरू में गुजारिश करी, दो बातें जो ख्वाजा साहब ने बात की वो याद रखिए कि डॉलर 22 साल का हिस्टोरिक लो में है। अब से 3 दिन पहले तक हम पिछले 1.5 महीने में यूरो के सामने, यन के सामने और पाउंड के सामने अप्रिशिएट हुई थी हमारी करेंसी। वो करेंसी हमसे ज्यादा गिरी थी। हैविंग सेड दिस, तो बास्केट ऑफ करेंसीज के सामने हम ठीक खड़े हैं। जो 3 दिन के अंदर हुआ है पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से, और उसके बाद भी मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जिस किस्म के नंबर्स जो मैंने आपके सामने पेश किए हैं जो इंपोर्ट्स के हैं, इसके बाद से मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि कुछ दिनों के अंदर डिमांड फॉर डॉलर जो है वो कम हो जाएगी सप्लाई से, तो इंशाल्लाह ये चीज वापस हो जाएगी। तो कैप वगैरह की तरफ हम नहीं जाएंगे, पाबंदियों की तरफ फ्री मार्केट पे रहेंगे। जी, मिफ्ता साहब की वजाहत आपने सुनी कि क्यों जो डॉलर की कदर है वो बढ़ रही है, लेकिन वो बड़े पुरुमीद हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो डॉलर की डिमांड है वो कम होगी। शहबाज, एक बात जाहिर है कि आधी बात उनकी ठीक है कि आपको पता है कि एक पॉसिबल इंटरनेशनल रिसेशन की वजह से अमेरिका में भी जो डॉलर है वो स्ट्रेंथन हुआ है, जिसकी वजह से दुनिया की बाकी करेंसीज वो नीचे गई हैं। लेकिन ये कहना कि एक पॉजिटिव स्पिन देना कि एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 18 रुपए आपकी करेंसी की कीमत कम हो जाए और उसको एक न्यू नॉर्मल के तौर पे पेश करना, आई थिंक आइदर या तो उनको रियलाइजेशन नहीं है या रियलाइजेशन है लेकिन वो पब्लिकली एक पॉजिटिव स्पिन देना चाहते हैं। इसके जवाब में नाज़िम, फाइनेंशियल टाइम्स का जो इकोनॉमिक वर्ल्ड है उसका सबसे जो मोतबर एक अखबार है, उसके अंदर जो पाकिस्तान के हवाले से आर्टिकल छपा है, सिर्फ उसका मैं जो इंट्रो है वो मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। फाइनेंशियल टाइम्स लिखता है कि पाकिस्तान करेंसी इज ऑन द ट्रैक ऑफ फॉर इट्स वर्स्ट वीक इन मोर देन 2 decades। जैसा अभी हम पहले भी बात कर रहे थे कि 1998 के बाद ये सबसे बदतरीन हफ्ता था पाकिस्तान की करेंसी के लिए। और अगला जुमला वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजों को वो सम अप कर देता है। रिफ्लेक्टिंग इन्वेस्टर्स वरीज दैट द कंट्री रिस्क्स फॉलोइंग श्रीलंका टू बिकम द नेक्स्ट इमर्जिंग इकोनॉमी टू डिफॉल्ट ऑन फॉरेन पेमेंट्स। तो दुनिया अब इस वक्त बात कर रही है पाकिस्तान के दिवालिया होने की। अब 2-3 चीजें हैं कामरान जो मिफ्ता इस्माइल अभी कह रहे थे। नंबर 1, वो लग रहा है कि अभी भी स्टेट ऑफ डिनाइल में है। वो ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें दुनिया की बाकी करेंसीज भी गिर रही हैं, डॉलर के मुकाबले में हमारे भी गिरी है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यही जो फाइनेंशियल टाइम्स का आर्टिकल है, इसके अंदर एक ग्राफ दिया हुआ है, अगर उसको देख लें तो जो सबसे ज्यादा कमी एक हफ्ते में किसी भी करेंसी की वैल्यू के अंदर आई है वो रुपी है। उसके बाद जो टर्किश करेंसी है उसकी वैल्यू में कमी आई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम डॉलर की जो प्राइस है इसको कैप नहीं कर सकते। ये मुतालबा कल आया था कराची के जो इन्वेस्टर्स हैं और जो बिजनेसमैन हैं उनकी तरफ से कि हुकूमत कम अज कम 15 दिन के लिए डॉलर की वैल्यू को कैप कर दे। हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती। एक तो मिफ्ता इस्माइल ने ठीक कहा कि IMF आपको करने नहीं देगा, दूसरा आपके पास वसाइल ही नहीं है कि आप ये कैसे अफोर्ड करेंगे, इसको आप कैप करेंगे। और थर्डली उन्होंने बात की इंपोर्ट्स की कि इंपोर्ट्स जो है वो अब कम हो रही है। होपफुली अगले महीने से वो कह रहे हैं जी कि इसकी जो रुपए की कदर में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। मुझे इस चीज के ऊपर काफी डाउट्स हैं। इंपोर्ट्स ठीक है आपकी कम हो रही हैं, पिछला जो महीना था उसमें कोई $7.5 अरब की इंपोर्ट्स थी और मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं कि $5.5 अरब के करीब आ जाएंगे। बहुत अच्छी बात, ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। प्रॉब्लम इसके अंदर कामरान ये है कि जब आप इस तरह की जस्टिफिकेशन देते हैं तो जो रूट कॉजेज हैं उसकी तरफ आप नहीं जाते। इस वक्त क्या अनयूजुअल चीज हुई थी अदर देन जो पंजाब के इलेक्शन में, बिल्कुल उसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट है, बिल्कुल उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक गैर यकीनी कैफियत आएगी। तो ये जो रेगुलेटर बैठा हुआ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जो वजीर खजाना है वो क्या सिर्फ हमें ये बताने के लिए बैठे हुए हैं कि जी ये फैक्टर्स इसकी वजह से गिर गया, फ्री मार्केट है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये बात मैंने स्टेट बैंक के ऑफिशियल्स को भी कही थी कि आप हमें ये मत बताइए कि ये किन वजूहात की वजह से गिरा है, आप हमें बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल आज गए हैं, वो कराची में थे, उनकी मीटिंग्स हुई हैं। होपफुली अगले हफ्ते से इसका कुछ अब पॉजिटिव इंपैक्ट देखे, बट इसकी कुछ इम्प्लीकेशंस हैं। जब रुपए की कदर में इतनी तेजी से कमी होती है तो उसके कुछ खतरनाक मेरे ख्याल में अपने व्यूज अगर आप होल्ड करें, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं क्योंकि यही मसला है। वरना तो अगर हम इतना शोर कर रहे हैं और बाकी लोग भी इसके ऊपर शोर मचा रहे हैं कि इतनी तेजी से अगर रुपए की कदर कम हो रही है तो उसकी इंप्लीकेशंस क्या हैं मुल्क के लिए, इवन आम लोगों के लिए। ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे।
जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस तेजी से रुपए की कदर में कमी हो रही है, सवाल यह है कि इसका नुकसान क्या होगा पाकिस्तान की मईशत को। सबसे बड़ा नुकसान तो यही होगा, आपको पता है कि बगैर कुछ किए पाकिस्तान के कर्जों में जो सूद की अदाइयां करती हैं उसमें ही इजाफा हो जाता है बगैर कुछ किए। और मेरे ख्याल में एक सादा जुबान में लोगों को समझाने के लिए हमारे दफ्तर के नीचे ही एक $1 शॉप है, वो डिटर्मिन करते हैं कि आप $1 की कोई जो चीज़ खरीदते हैं वो डॉलर के रेट के हिसाब से करते हैं। तो आप तसव्वुर करें कि अगर आज से चंद माह पहले अगर 180 रुपये का डॉलर था तो 180 रुपये की आपको वो चीज़ मिलती थी। तो आज अगर 227-28 पे खड़ा है तो एक आम आदमी के लिए सीधा सीधा तो ये इम्पैक्ट है। तो बाकी जो लार्जर पिक्चर है वो आप जरा बताएं कि उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा। इस शॉप ने काम शुरू किया था तो इन्होंने लिख के लगाया था एक चीज 100 रुपए की, और उस वक्त कोई 105 का डॉलर था, तो इन्होंने 100 रुपए से अपना कारोबार शुरू किया था। तो कल शायद जब आप नीचे उतरेंगे तो 230 रुपए का आपको वहां पे बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा। नाज़रीन, बेतहाशा इसके नुकसानात हैं पाकिस्तान की इकॉनमी को, अवाम को, हर शख्स को जो इस मुल्क के अंदर रह रहा, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। आज के अखबारात में आपने होगा कि नेपरा में एक दरखास्त दी है CPPA ने कि जो बिजली की कीमतें हैं उसमें सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो जून के महीने के लिए 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया जाए। इसमें एक फैक्टर तो यह था कि जो आलमी मंडी में आपका जो फर्नेस ऑयल है, जो इंपोर्टेड गैस है, उसकी प्राइसेस बढ़ी तो उसके वो ट्रांसलेट अब हो रही हैं आपकी बिजली के जो बिल है उसकी कीमतों के अंदर। दूसरा फैक्टर इसके अंदर हमेशा से रहा है वो डॉलर की प्राइस का रहा है। जैसे जैसे डॉलर की कीमत बढ़ती जाएगी आपको प्राइसेस का शॉक लगता रहेगा। ये तकरीबन 10 रुपए उसके अलावा है जो हुकूमत ने तकरीबन 8 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में इजाफा करना है IMF की शर्त के ऊपर एनुअल बेस टैरिफ में। तो आपको पता लगना शुरू हो जाएगा अगले 2-3 माह में कि ये जो हमें एक तसल्लियां दी जा रही हैं कि हर चीज अंडर कंट्रोल है, कुछ भी अंडर कंट्रोल नहीं है जब आपके महंगे बिल आएंगे बिजली के। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है जिसके पॉलिटिकल कॉस्ट अभी इस हुकूमत ने पे की है, जो तेल की कीमतों में इजाफा होता है। डॉलर की एप्रिसिएशन की वजह से अब जो आपको पेट्रोल और डीजल मिलेगा, जो अगली प्राइस डिटर्मिनेशन 1 अगस्त की आएगी उसमें आपको काफी फर्क नजर आएगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने IMF के साथ ये कमिटमेंट की हुई है कि 1 अगस्त से 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल के ऊपर लेवी लगेगी मजीद और 5 रुपए डीजल की। तो ये लेवी के ऊपर जब प्राइस बढ़ेगी तो वो भी एक अच्छा खासा इंपैक्ट उसका आएगा। तीसरी बड़ी चीज जिसका भी कामरान भी जिक्र कर रहे थे कि जो गैर मुल्की कर्जा पाकिस्तानी हुकूमत ने और बहुत सारी कंपनीज ने लिया होता है वो $100 वापस करने के लिए पहले अगर आपको जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने थे तो 185 रुपए चाहिए थे, आज वही $100 वापस करने के लिए आपको 228 रुपए आज की तारीख में चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो हुकूमती कर्जे हैं और टोटल पाकिस्तान का एक्सटर्नल डाटा उसके ऊपर 1 रुपए की वजह से 127 अरब रुपए का इंपैक्ट पड़ता है। और जब से शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है तकरीबन 5,500 अरब रुपया आपके गैर मुल्की कर्जों की वैल्यू में इजाफा हो चुका है। याद रहे कि PTI के दौर में जो 20,000 अरब रुपए के कर्जों में इजाफा हुआ था उसमें ये रुपए की कदर में कमी भी एक बहुत बड़ी वजह थी। इसकी जो भी वजह है इसकी जिम्मेदार हुकूमत होती है। कामरान, इसका जो दूसरा नुकसान होता है जब आपके उसकी कमी है और आपके कर्जों के दायरे में इजाफा होता है, रुपए को आपको और ज्यादा चाहिए होता है कि IMF के साथ जो पाकिस्तान ने कमिटमेंट की हुई है जो कि बहुत ही अहम है IMF के लिए कि आपने 153 अरब रुपए का प्राइमरी बजट सरप्लस देना है। तो जब कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियां बढ़ जाएंगी, ये तो एक एक्सटर्नल कंपोनेंट मैंने आपको बता दिया ना, डोमेस्टिक अभी मैं बताऊंगा, तो फिर प्राइमरी बजट सरप्लस का जो हुकूमत का हदफ है वो हासिल नहीं हो सकेगा। और मोर इंपॉर्टेंटली इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के आउटलुक को डाउनग्रेड कर रही हैं। मूडीज जो है 3 बड़ी रेटिंग एजेंसीज है, मूडीज है, फिच और S&P है। मूडीज तो पहले कर चुका है और फिच ने सरप्राइजिंगली IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान के इकोनॉमिक आउटलुक को उसको जो है वो नेगेटिव कर दिया है। ये मेरा नहीं ख्याल कि रिसेंट हिस्ट्री में हुआ कि IMF का जो मुआहिदा भी है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट उसको भी दुनिया उसको शक की नजर से देख रही है कि पाकिस्तान ये नहीं कर सकेगा। बल्कि उसमें जो दिलचस्प बात है जो फिच ने अपनी जो स्टेटमेंट जारी की है तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि हम तो IMF का प्रोग्राम आप एक्सटेंड करना चाहते हैं जून 2023 तक, तो वो ये कह रहे हैं कि जून 2023 के बाद शायद पाकिस्तान को एक दफा फिर एक IMF के प्रोग्राम में जाना पड़े क्योंकि हालात उसके बावजूद भी ठीक नहीं होंगे। उसकी वो बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे जो हुक्मरान है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, मैंने इन तीनों के रवैयों में मैंने पैनिक वो उनके अंदर अर्जेंसी ऑफ द डिसीजन मेकिंग नहीं देखी जो इस वक्त होनी चाहिए। जिस तेज रफ्तारी से पाकिस्तान उन हालात की तरफ बढ़ रहा है जिसका शायद हमें अब जिक्र करते हुए थोड़ा सा हमें खुल के बात कर लेनी चाहिए। बल्कि हमारे जो लीडर हैं वो तो मसाज चेयर पे तो बड़े सुकून से उन्हें तस्वीरें आती हैं, उनको चिल कर रहे हैं, वो चले मतलब उनका राइट है। लेकिन एक डॉलर की आपने जो डिफरेंट इंपैक्ट बताया ना, एक मैं भी आपको बता दूं कुछ दिन पहले मेरी इवन के जो ये करंट जो स्लाइड हुआ है
एक मल्टी बिलियन डॉलर जो फॉरेन कंपनी है पाकिस्तान में, उसकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, उनके एक सीनियर एग्जीक्यूटिव से मेरी मुलाकात हुई तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी कि उन्होंने कहा कि एक चीज जो हमें बहुत ज्यादा तंग कर रही है कि जो एक्सचेंज रेट जो रुपए की कदर कम हो रही है, इससे जो मल्टीनेशनल जो दुनिया की कंपनी उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, क्योंकि हम तो डॉलर्स में इंपोर्ट करते हैं तो प्रॉफिट्स तो हमें पाकिस्तानी रुपयों में मिलते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसका जो कास्केडिंग इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा है। अगर रुपए की कदर इसी तरीके से गिरती रहेगी तो मेरे ख्याल में हमारे लिए अनबेरेबल हो जाएगा ये बात ठीक है। अब दूसरा जो अब एक नुकसान ये होगा जो रेटिंग एजेंसीज ने आपको डाउनग्रेड कर दिया है, एक तो इसको कम से कम साल से 2 साल का अरसा लगता है इसको रिवर्स करने इस तरह का अगर कुछ आपको फैसला हो जाता है। दूसरा जब और बुनियादी तौर पे थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें कि जब आपकी इस तरह से इंटरनेशनल जो रेटिंग एजेंसीज डाउनग्रेड करती हैं आम लोगों को समझाने के लिए, उसका क्या मतलब है? उसका बेसिक होता है कि जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान आता है तो वो इस तरह के जो इंडिकेटर्स हैं उसको पहले देखता है कि इस मुल्क का जो आउटलुक है वो कैसे है, इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो माहौल है वो ठीक है या नहीं है, इनके इकोनॉमी की जो इंडिकेटर्स हैं वो स्टेबल हैं या नहीं। और सबसे बढ़कर जो हुकूमत को नुकसान होगा वो ये होगा जब हुकूमत अब कर्जे लेने जाएगी गैर मुल्की मार्केट्स में, कैपिटल मार्केट्स में आप यूरो बॉन्ड्स फ्लोट करते हैं, आप स्कूक बॉन्ड फ्लोट करते हैं, उसकी जो कॉस्ट है उसकी प्राइसिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर आपका बॉन्ड जो है उसको आप स्टेटस मिल जाए इन रेटिंग एजेंसीज की तरफ से जंक बॉन्ड का, तो एक तो आपको उसके ऊपर सूद ज्यादा देना पड़ता है और दूसरा फिर आपको इसकी जो है ना आपको ज्यादा अमाउंट्स आप वहां से उठा नहीं सकती, इतनी हैवी उसकी प्राइस होती है। नज़र इसके अलावा जो एक सबसे बढ़कर इसका इंपैक्ट आता है फिर महंगाई होती है, जिसका भी हम जिक्र कर रहे थे। जब आपके मुल्क में हाइपर इन्फ्लेशन होगी, हर चीज महंगी होगी, सुबह रेट कुछ और होगा, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है वो शरह सूद बढ़ाता है। तो जब शरह सूद बढ़ती है तो फिर जो डोमेस्टिक कर्जे हुकूमत ने लिए हुए हैं उसके ऊपर भी अदायगियां बढ़ती हैं, और जो बजट पहले ही अंडर स्ट्रेस है और आपके ऊपर खासतौर पर सैलरीड क्लास के ऊपर बेतहाशा नए टैक्सेस लगाए गए हैं, उसका आपके ऊपर मजीद बोझ पड़ सकता है। और लास्टली अगर शरह सूद बढ़ेगी और कंपनीज के लिए, अफराद के लिए कर्जे लेना मुश्किल हो जाएगा तो कारोबार मुतासर होते हैं। फिर जब कारोबार में होते हैं तो तरक्की का पहिया रुकता है, तरक्की का पहिया रुकता है तो बेरोजगारी होती है। तो कामरान ये वो सारी इंडिकेशंस हैं जिससे ये बात साबित होती है कि हुकूमत हमें जितना मर्जी ये तसल्ली देने की कोशिश करे कि रुपया उनके काबू में है, जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई है, हालात ठीक होने की तरफ जा रहे हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, मेरे ख्याल इसका ब्रेक लेते हैं, क्योंकि जाहिर है कि गवर्नमेंट ये तो तासुर देने की कोशिश कर रही है, उनको रियलाइजेशन है। और हमने देखा कि इसी हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक इमरजेंसी मीटिंग भी की कि जो रुपए की गिरती कदर है इसको कैसे काबू में लाना है। तो क्या जो गवर्नमेंट ने अभी तक इकदाम किए हैं या इकदाम लेने जा रही है उससे क्या कोई मार्केट में पॉजिटिव असर पड़ेगा? ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज में भी जिक्र किया था कि जब 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे उस वक्त पाकिस्तान पर इक्तसादी पाबंदियां लगी थी, हम दिवालिया होने के करीब थे, और उस वक्त की हुकूमत ने एक जो स्टेप लिया था जिसे कंट्रोवर्शियल आज भी समझा जाता है कि उन्होंने जो फॉरेन करेंसी अकाउंट्स थे वो मुंजमद कर दिए थे। तो गवर्नमेंट ये भी अब कोशिश कर रही है, कम अज कम शायद मुंजमद तो नहीं कर रही लेकिन कुछ ऐसे स्टेप जरूर ले रही है कि पाकिस्तान से डॉलर जो है वो बाहर ना जाने पाए। शहबाज, आप ही की खबर थी कि अब काफी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चेक्स लगा दी हैं कि पाकिस्तान से अब इवन थोड़ी सी अमाउंट में भी इवन के वो जो इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वो चीजें जो बाहर से मंगवाते हैं उन पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि जायज और लीगल तरीके से भी अब आप डॉलर जो है वो पाकिस्तान से बाहर भेजना इट बिकम्स अ चैलेंज। तो क्या खुदा ना खास्ता इज इट अ स्टेप क्लोजर टूवर्ड्स फ्रीजिंग द फॉरेन करेंसी अकाउंट्स? मेरा ख्याल में मैं इसके ऊपर अभी खुद इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी और ये मार्केट को फर्दर पैनिक कर सकती है। अभी तक हुकूमत ने ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं दी, बल्कि माजी में हुकूमत क्लैरिफाई कर IMF के प्रोग्राम में रहते हुए शायद आप कर भी नहीं सकते। तो ये वो शायद अभी वो स्टेज पे नहीं पहुंचे, लेकिन इससे पहले जो कुछ काम हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अभी तक कर चुके हैं ये भी IMF के प्रोग्राम में नहीं होते। हुकूमत ने कुछ जो अशिया थी उनकी दरामद के ऊपर 2 माह के लिए पाबंदी लगाई थी और वो पाबंदी अभी तक नहीं उठाई गई। ऑल्दो कि उस पाबंदी का आपके जो इंपोर्ट्स हैं उसके ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने उस वक्त भी कह दिया था कि $300 मिलियन पर मंथ जो सेविंग हुकूमत प्रोजेक्ट भी कर रही है वो नाइदर हेयर नॉर देयर। नहीं, बट इस मंथ के जो फिगर्स आए क्या उसका उसमें इंपैक्ट शामिल नहीं है? वो कह रहे हैं कम हुए। उससे ज्यादा जो दूसरे मेजर्स लिए गए उसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 काम किए हैं। मेजर तो उन्होंने ये किया है कि
अब जो भी एलसी खुलती है उसको कुछ एचएस कोड उन्होंने दिए हुए, कुछ कैटेगरीज उन्होंने डिफाइन की हुई हैं कि वो एलसी खुलने के लिए परमिशन जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देगा। हर वो $1,00,000 से ज्यादा की जो ट्रांजैक्शन है वो करने से, उसकी एलसी खुलने से पहले वो स्टेट बैंक के पास अब जा रही है और स्टेट बैंक उसको वेट कर रहा है, और स्टेट बैंक वेट करने में, अप्रूवल देने में अच्छा खासा टाइम ले रहा है। मतलब ये कि स्टेट बैंक इस चीज को डिले जानबूझ के कर रहा है कि एलसीज ना खुले, अगर खुले तो कम खुले। दूसरा जो $1,00,000 से कम की ट्रांजैक्शन है, अगर $1,00,000 से कम भी आपकी इंपोर्ट्स होती है तो आप एलसी के जरिए आप इंपोर्ट करते। दूसरा एक ओपन अकाउंट्स के जरिए होती है कि जो इंपोर्टर है उसका, जो बाहर का जो एक्सपोर्टर होता है उससे इतना अच्छा ताल्लुक होता है कि वो जो एक्सपोर्टर है वो माल भेज देता है और वो जो माल के उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अपने बैंक के जरिए इंपोर्टर के बैंक को भेज देता है, जिसको बोलते हैं कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट स्कीम। तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो उसके अगेंस्ट इंपोर्टर पेमेंट करके डॉक्यूमेंट लेके कोर्ट, आपका जो पोर्ट है, पोर्ट से अपना जो माल है वो ले लेता है। इसको भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अब स्लो डाउन कर दिया है, $1,00,000 के ऊपर इनको भी कदगन वहां पे लगाई हुई है। और जो $1,00,000 से नीचे की ट्रांजैक्शंस हैं वो एक पार्टी, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एबीसी पार्टी है, उसकी अगर 10 ट्रांजैक्शन $1,00,000 से कम है एक दिन में, वो सिर्फ एक दिन में एक जो ट्रांजैक्शन है $1,00,000 से कम की वो कर सकता है। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई हैं। इसका अब नुकसान ये हो रहा है कि जो फैक्ट्री हैं उनके रॉ मटेरियल्स हैं उसकी शॉर्टेज हो रही है, और कुछ जो फैक्ट्रीज हैं वो क्लोजर की तरफ जा रही हैं क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है। और तीसरा ये है, ये बताना भी जरूरी है कि पाकिस्तान में इवन के जो इंडस्ट्री एक्सपोर्ट भी करती है उसमें शायद 50-60% तो जो रॉ मटेरियल है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो एक्चुअली ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है कि 53% आपका इंटरमीडिएट और रॉ मटेरियल्स होते हैं जितनी पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं, और बाकी को 24%, 25% आपकी फ्यूल इंपोर्ट्स हैं। तो एसेंशियली 80% ऐसी इंपोर्ट्स है जो आपको करनी ही करनी है। तो जो हिट पड़ रही है वो इन सारी चीजों के ऊपर पड़ रही है, जिसके असरात आप देख रहे हैं कि हर चीज की कीमत बढ़ रही है। जो फैक्ट्री मालकान है, जो कंपनीज हैं, उनको डेमरेज चार्जेस पड़ रहे हैं क्योंकि माल पोर्ट के ऊपर पड़ा हुआ है। बैंक्स उनके जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिलीज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनकी प्राइसिंग जो है उनके नुकसान हो रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर अब एक और मसला कामरान ये भी अब हो गया है। पहले स्टेट बैंक का ये ख्याल था कि जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद ये वाली जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये हम खत्म कर देंगे। मैंने खबर करने से पहले स्टेट बैंक से बात की कुछ लोगों से, तो उन्होंने कहा कि जब तक आईएमएफ की बोर्ड की मीटिंग नहीं होती तो तब तक ये मुश्किल है कि हम ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हटाएं। मार्केट में इसी तरह का लगता है पैनिक रहेगा, रुपए के ऊपर दबाव रहेगा, डॉलर की कीमत लगता है कि इस तरह बढ़ती रहेगी अगर ये चीजें अपनी जगह पे रहती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जितने भी इस वक्त पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल है, हमारे जो हुक्मरान है वो मेरा ख्याल किसी और ही दुनिया में रहते हैं। इसी हफ्ते शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म ने उन्होंने मीटिंग की और टू माई शॉक उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब को इंस्ट्रक्शंस दी कि आप स्टेट बैंक आईएमएफ से बात करें कि जो उन्होंने एंड अगस्त जो बोर्ड की मीटिंग करनी है, पाकिस्तान की जो कर्जे की ट्रांच है $1.17 अरब की मंजूर करने को एंड जुलाई से कर लें, क्योंकि 1 अगस्त से स्टेट बैंक आईएमएफ में छुट्टियां हो रही हैं, वो 15 अगस्त तक आईएमएफ के जो बोर्ड है वो मीट नहीं करेगा। तो अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है, क्या वजारत खजाना ने प्राइम मिनिस्टर को सही ब्रीफ नहीं किया, या फिर प्राइम मिनिस्टर जानबूझ के कुछ अनजान बन रहे थे? सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो बोर्ड की कामरान अगली मीटिंग है वो हो नहीं सकती। एक तो ये कि आईएमएफ इस तरीके से काम नहीं करता, दूसरा ये कि आईएमएफ ने कुछ जो शराइत हैं वो उन्होंने क्लियर कर दी हैं कि ये आपने काम करना है तो बोर्ड की मीटिंग कॉल होगी। उसमें 2-3 बड़ी चीजें रहती हैं। नंबर 1 उसके अंदर ये है कि बिजली की कीमतों में एनुअल बेस टैरिफ की मद में जो $7.91 फी यूनिट इजाफा होना है उसको नोटिफाई करना, उसको उसमें से जो $3.50 फी यूनिट इजाफा है वो जुलाई से करना है, वो अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है। दूसरा इसके अंदर अब मसला ये है कि $4 अरब का एक फाइनेंसिंग गैप है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया है। पाकिस्तान की जो एनुअल रिक्वायरमेंट्स हैं गैर मुल्की कर्जों की वो $35 अरब की है, जो आपने दरामदात के लिए, जिसमें करंट अकाउंट खसारा आपका वगैरह सारा होता है, और कर्जों की रीपेमेंट्स के लिए आपको चाहिए, उसमें अभी भी $4 अरब का गैप है। आईएमएफ ये पाकिस्तान को कह रहा है कि हमारे बोर्ड में जाने से पहले आप हमें ये श्योरिटीज लेके देंगे फ्रेंडली कंट्री से कि ये जो $4 अरब है वो देने को तैयार है पाकिस्तान को। वो श्योरिटीज अभी तक नहीं ली गई। और लास्टली आईएमएफ ने अभी तक पाकिस्तान से लेटर ऑफ इंटेंट नहीं मांगा। लेटर ऑफ इंटेंट वो डॉक्यूमेंट होता है जो एमईएफपी का हिस्सा एक होता है कि जिसको गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान
और वजीर खजाना साइन करते हैं कि हमने ये शराइत आपने दी थी, ये हमने तय कर लिया, ये हमारा फ्यूचर का प्लान है, यहां से हम आपको कर्जा वापस करेंगे। तो पाकिस्तान ने अभी तक LOIB IMF को नहीं दिया, ना IMF ने मांगा है। तो ऐसी सूरत हाल में जहां पे आप जो बुनियादी शराइत हैं बोर्ड मीटिंग की वो पूरी नहीं कर पा रहे, और आप किस मुंह से कह रहे हैं कि बोर्ड की मीटिंग को कॉल किया जाए, तो ये मेरा ख्याल एक खबर आपके साथ, एक खबर भी आपके साथ देखें, फिर कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। आपको पता है कि तारिक फातमी स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो इन दिनों वॉशिंगटन में हैं और कल उनकी मुलाकात हुई है US डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन से, और उसमें बाकायदा तौर पर जो स्टेटमेंट भी हमारे जो सफारत खाने ने जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि डिस्कशन हुई है इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। तो इत्तलात तो यही हैं, और दफ्तर खारजा ने यहाँ पे हैरान कुन तौर पर दो के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने बाकायदा स्टेटमेंट जारी किया, जो शेड्यूल मीटिंग्स होती हैं उसमें उन्होंने जिक्र किया। जो दफ्तर खारजा है वो ये कह रहे हैं कि वो प्राइवेट कैपेसिटी में इस वक्त अमेरिका में मौजूद है, लेकिन प्राइवेट कैपेसिटी में होते हुए उनकी ये ऑफिशियल एंगेजमेंट हुई है, उसमें पाकिस्तान के जो सफीर हैं मसूद खान साहब वो भी मौजूद थे। तो इत्तलात यही हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो जो एक तरीका है, उनको लगता है कि शायद अब हम अमेरिका से दरख्वास्त कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि जब ये गवर्नमेंट आई थी अप्रैल में, उसके बाद वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो मई में गए न्यूयॉर्क, वहां पे मुलाकात हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन से, उस वक्त भी IMF के मामले के ऊपर बात हुई। आपको भी पता है कि पहले तवक्को थी कि शायद जून में IMF का प्रोग्राम हमें अगली किस्त मिल जाए, फिर जुलाई तक मामला चला गया, अब अगस्त तक चला गया है। तो IMF इस दफा हमें सही तिगनी का नाच नचा रहा है। तो शायद हम अभी एक डेस्परेट मेजर्स कर रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने अपने एड को भेजा है कि किसी तरीके से अमेरिका से रिक्वेस्ट करें कि एक तो हमें बहुत ज्यादा मार पड़ रही है अवाम में, हम एक किस हद तक अनपॉपुलर हो चुके हैं, तो हमारी कुछ मदद कीजिए। तो लेट्स से कि ये इसमें कोई ब्रेक थ्रू होता है या नहीं होता। देखिए, ये जो तारिक फातमी अभी गए, इनको अगर तो ये IMF के पर्पस के लिए गए हैं तो ये इनको पहले चले जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान की सही नाक से इस वक्त लकीरें निकलवाई हुई IMF ने। मसला वही है चीन का, जो हमने पहले खबर भी की थी कि जो IMF है ऑन बिहाफ ऑफ अमेरिका बड़ा क्लियर आपको कह रहा है कि जो चीन के इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं, उनके जो बिजली के कारखाने हैं, वो जो बिजली बना रहे हैं उसकी पाकिस्तान ने तकरीबन 300 अरब रुपए से जायद की अदायगियां करनी है, वो आप तब तक न करें जब तक चाइना जो है उन माहिदों को रीनेगोशिएट नहीं कर लेता। तो इसके अलावा और भी चीजें हैं जिसके ऊपर IMF US के कहने के ऊपर पाकिस्तान को तंग कर रहा है। और अब जो खतरनाक सूरत हाल कामरान ये पैदा हो गई है कि चीन और पाकिस्तान के जो कि मिसाली ताल्लुकात होते थे, जो कि कहने को अभी भी हैं, उसमें शायद फिर अब दरारें ना पड़ना शुरू हो जाएं। तो एक तरफ जो गल्फ कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान से कोई खास खुश नहीं है, इसके ऊपर हम कल के प्रोग्राम में एक डिटेल डिस्कशन भी करेंगे। दूसरा, अमेरिका आपसे ताउन नहीं कर रहा, IMF आपको तंग कर रहा है, चीन एक ले दे के बचा था, तो अगर चीन ने भी मुंह मोड़ लिया तो फिर हालात ज्यादा खराब जो हो इस वक्त हमारी हालत है कि मुसीबतों ने हमें आन लिया है, और हमारा ये हालत कि हम जो अपना हाउस जो है वो इन ऑर्डर कर नहीं पा रहे, तो फिर जाहिर है कि जो हमारे दोस्त ममालिक हों या बाहर की दुनिया है उससे खैर की क्या तवक्को रखेंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हमें फरहान बुखारी साहब ज्वाइन करेंगे और उनसे रैप अप करेंगे कि जो कुछ ये इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पंजाब में जो कुछ हो रहा है उससे कतई नजर, जैसे स्टार्ट में भी आपसे कहा था, इस वक्त जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए परेशान कुन बात है और जिनको परेशान होना चाहिए वो है पाकिस्तान की मईशत। और इस पर बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर फरहान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकोनॉमी को बहुत अरसे से कवर कर रहे हैं और बहुत से उतार चढ़ाव पाकिस्तान की मईशत में वो देखते रहे। तो फरहान बुखारी साहब, सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि आपने पाकिस्तान की तारीख को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान एक फाइनेंशियल क्राइसिस में है। डू यू थिंक कि ये जो इस वक्त क्राइसिस है, इससे पहले पाकिस्तान में इस तरह का क्राइसिस नहीं आया? देखिए, ये मुनफरिद क्राइसिस है। इस किस्म का बहरान पाकिस्तान की तारीख में हमने शायद पहले इसलिए नहीं देखा क्योंकि जितनी तेजी से रुपए की कदर गिरी है और अभी भी गिर रही है, और मुल्क में एक वसी पैमाने पे बेयकीनी की कैफियत है जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही, ये सूरत हाल हमने पहले देखी नहीं, यानी कम से कम इतनी बुरी पहले नहीं। तो इसलिए परेशानी होती है और इसीलिए लोगों का ये भी ख्याल है, कई लोग आप जैसे जानते हैं श्रीलंका की सूरत हाल से पाकिस्तान का मुआवजा कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं। गो कि मैं ये समझता हूँ कि
श्रीलंका के बरक्स पाकिस्तान के हालात किसी हद तक मुख्तलिफ भी हैं, लेकिन बहरहाल इसका परेशानी इतनी ज्यादा है क्योंकि लोग रोज रुपए की कदर कम होता हुआ देख रहे हैं, तो इसलिए फिर इस किस्म का मवाजना भी होता है। बुखारी साहब, आपने जैसा कहा कि इस तरह का क्राइसिस पहले आया नहीं, जिस तरह रुपए की कदर में कमी हो रही है, गालबन 24 साल में इतनी सेकंड हाईएस्ट ये इसमें एक डिप आई है। तो उस वक्त भी 1998 में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए, फिर एक क्राइसिस आया, तो उस वक्त की हुकूमत ने, जो कि PMLN की ही हुकूमत थी, इन्होंने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया था। अब भी मार्केट में कई दफा ये चहमगोइयां होती हैं जी कि जो प्राइवेट डॉलर अकाउंट्स है वो भी फ्रीज हो सकते हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट्स भी फ्रीज हो सकते हैं। आप समझते हैं कि हुकूमत इस किस्म का कोई एक्सट्रीम स्टेप ले सकती है? मेरे ख्याल में अगर इस किस्म की कोई सोच कहीं चल रही है सरकारी हल्कों में तो इंतहाई बेवकूफी की बात है। देखिए 1998 में जो फ्रीज हुआ था उसके बाद पाकिस्तान को उसके असरात, उस फैसले के असरात कई साल तक भुगतने पड़े थे, और इस दफा अगर इस किस्म की बात अगर कभी सामने आई या सामने लाने का सोचा भी गया तो उसके असरात बहुत ही यानी बुरे होंगे, क्योंकि बैन अवी सतह पे वैसी पाकिस्तान के हवाले से परेशानी है। अगर नतीजतन परेशानी बढ़ जाती है तो फिर पाकिस्तान की जो थोड़ी बहुत साख रह गई है वो भी कहाँ रहेगी, वो तो बिल्कुल खत्म होकर रह जाएगी। अच्छा बुखारी साहब, तो क्या मार्केट जो है उसको यकीन नहीं है जो गवर्नमेंट कह रही है इस वक्त? बिल्कुल ऐसा ही है, और फिर ये भी सूरत हाल है कि जो यानी प्राइवेट सेक्टर में जो सरमायाकार हैं वो भी हुकूमत की बात का एतबार नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी वजह एक बहुत बड़ी मुल्क में तेजी से बढ़ती हुई सियासी बेयकीनी है। जो सियासी सूरत हाल है आज भी जो पंजाब में जो हो रहा है, नए वज़ीर आला की आमद है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की यानी ममलकत की बागडोर किसके हाथ में है, और जब तक कि सवाल का कोई भरपूर जवाब ना हो तो ये मैं समझता हूँ कि ये बेयकीनी की कैफियत खत्म नहीं होगी। कम से कम फिलहाल ऐसा कोई इम्कान नजर नहीं आता। फरहान बुखारी साहब, दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई हैं। जब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ तो उसके अगले दिन रुपए की कदर में सिर्फ 50 पैसे इजाफा हुआ, कोई मेजर उसके अंदर बेहतरी नहीं आई। दूसरे दिन कोई 1.5 रुपया कमी हो गई और फिर एक सिलसिला शुरू हो गया आपके रुपए की कदर गिरने का। और फिच जो रेटिंग एजेंसी है वो बावजूद इसके स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया, उसने पाकिस्तान के इकोनॉमिक आउटलुक को नेगेटिव कर दिया। तो ये जो दो इंडिकेटर्स है किस चीज की तरफ निशानदेही करते हैं? मार्केट स्ट्रेंथन क्यों नहीं हो रही, उसके अंदर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं हो रहा? और खास तौर पर जो फिच है वो डेफिनेटली इस तरह की रिपोर्ट देने से पहले उसने IMF से बात की होगी। फिच की रिपोर्ट की क्या अहमियत है? फिच की रिपोर्ट की और उससे पहले कुछ अर्सा पहले मूडीज की एक इसी तरह आई थी, रिपोर्ट आई थी। ये अहमियत ये है कि बैन अवी सतह पे जो सरमायाकार हैं वो इस किस्म की रिपोर्ट को, इस किस्म के इदारों की रिपोर्ट को बहुत गौर से देखते हैं, बड़ी बारीकी में जाके देखते हैं। ये गैर अहम रिपोर्ट्स नहीं है। रहा सवाल IMF की तरफ पाकिस्तान के जाने की एक सूरत हाल, उसके बावजूद जो बेयकीनी खत्म नहीं हो रही, उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान ने अभी तक IMF की जानिब सफर करने का अंदिया तो दिया है लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर दूसरा ये है कि बैन अवी सतह पे बहरान इतना शदीद और इतना बढ़ गया है अमेरिका जैसे मुल्क में, कसाद बाजारी, यूरोप में भी हालात ऐसी हैं और जगहों पे भी परेशानी है कि पाकिस्तान एक अंदरूनी तौर पे तो एक चीज में एक मुश्किल में घिरा हुआ है, लेकिन बैन अवी सूरत हाल को अच्छी नहीं नजर आती। अच्छा बुखारी साहब, फिर ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि अभी तक ये जो गवर्नमेंट है इसके अंदर विद ऑल पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, क्या इनके अंदर इतनी एबिलिटी है कि ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस को इफेक्टिवली डील कर सके? देखिए, एबिलिटी से ज्यादा हालात की बात है, और ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर का या फाइनेंस मिनिस्ट्री का मामला नहीं है। ये मजमूई तौर पे पूरा का पूरा जो एक निज़ाम हुकूमत है उसका मामला है। वज़ीर आज़म तक बात जाती है, और ठीक है, ये सियासत में इस वक्त ये बहस चल रही है क्या फॉरेन इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। इमरान खान साहब तकाजा कर रहे हैं इलेक्शन का,
लेकिन ये तो एक बात तय है कि जो निज़ाम जिसमें हम इस वक्त मौजूद हैं, जो कि मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो निज़ाम चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इसकी सबसे ताज़ा तरीन कड़ी लाहौर की सूरत हाल। चले बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। लेट्स सी के हालात किस तरफ जाते हैं, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक जमात का, किसी एक इदारे की जिम्मेदारी नहीं, ये पाकिस्तान का मामला है। तो लेट्स होप, होपिंग अगेंस्ट होप के जो हमारे सियासी जमातें हैं, बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, वो मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में कोई बेहतर फैसले करेंगे। क्योंकि जिस तेजी से हालात अब बदल रहे हैं, तो ये ना हो खुदा ना खास्ता हालात हमारे हाथ से ही निकल जाए, नुकसान फिर पाकिस्तान का होगा। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।